खड़ा करके मुझे ये कौन सा बनाया जी 2 की पावर x का, इसी के साथ अगर मैं 10 की पावर x का भी ग्राफ बनाऊं या e की पावर x का भी ग्राफ बनाऊं, कैन यू प्लीज टेल मी कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? एक सेकंड क्वाड्रेंट में जो ग्राफ है दैट विल बी ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल। सेकंड क्वाड्रेंट का जो ग्राफ है इट विल बी ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो ग्राफ है इट विल बी ऑलमोस्ट वर्टिकल। It will always pass through 0. Yes, exactly. It will always pass through 0, 1. चाहे तो मैं 2 की पावर x का बना रहा हूँ, अब उसके लिए ग्राफ का स्केल डिफरेंट होगा। अगर मैं 10 की पावर x का ग्राफ बना रहा हूँ तो उसके लिए ये y एक्सिस का स्केल डिफरेंट होगा। अगर मैं e की पावर x का ग्राफ बना रहा हूँ तो उसके लिए ये वाला स्केल डिफरेंट होगा। लेकिन एक चीज कॉमन होगी सब में कि ग्राफ की शक्ल जो है वो कैसी होगी, ग्राफ की शक्ल जो है वो ऐसी होगी। तो मैं जनाब साहब क्या करना चाहता हूँ, आपने जो 3 टेबल्स बनाकर उनके नीचे 3 ग्राफ्स बनाए हुए हैं उनके नीचे जाइए और हेडिंग दीजिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्राफ्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कॉलम्स बराबर कर दीजिए प्लीज। दिस इज a 2 लेवल का मैथ्स, वी आर स्टडीइंग अलजेब्रा। अलजेब्रा में अलजेब्रिक फंक्शंस, अलजेब्रिक फंक्शंस में एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, वैसे तो अलजेब्रिक फंक्शंस को हम ऐसे लिखते हैं इट इज समथिंग y which is equal to f of x। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में इट इज y is equal to a की पावर x, जिसमें आपने 3 किस्म के बनाए हैं ग्राफ्स। एक बनाया था y is equal to 2 पावर x का, y is equal to 10 पावर x का, और तीसरा जो है y is equal to e पावर x का। तो जो a पावर x है, this a can be anything, like it can be 2, it can be 3, it can be 4, it can be 5, it can be anything, it can be 10, it can be a special number e, it can be any number जिसके ऊपर क्या होगा, जिसके ऊपर कोई ना कोई पावर होगी। ठीक है। अच्छा, शक्ल कैसी है हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन को क्या करना चाहिए, ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो आप सामने ड्रॉ कर चुके हैं। ठीक है, अब मैं क्या करना चाहता हूं, मैं उसकी आज की जो हेडिंग है वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्राफ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्राफ ऑफ क्या जनाब साहब, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन में सबसे पहली चीज क्या लिखेंगे जी, लिखें इट ऑलवेज पासेस थ्रू व्हाट 0,1। इट ऑलवेज passes through 0,1। जैसे होता है ना, समटाइम्स कुछ ग्राफ्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है दे विल ऑलवेज पास थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन मतलब 0,0, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इट्स नॉट पासिंग थ्रू 0,0, इट इज पासिंग थ्रू क्या 0,1। इट इज पासिंग थ्रू 0,1 कि जब x की वैल्यू 0 है तो y का आंसर क्या है, जब x की वैल्यू 0 है तो y का आंसर जो है वो 1 है। जब x की वैल्यू 0 है तो y का आंसर 1 है। अब चाहे तो 2 की पावर 0 है, चाहे तो 10 की पावर 0 है, चाहे तो e की पावर 0 है, किसी भी चीज की किसी भी नंबर की पावर 0 है, तो आई होप यू नो आंसर सभी 1 ही। अब अगर आंसर 1 ही है तो द ग्राफ विल ऑलवेज पास थ्रू क्या है, विल ऑलवेज पास थ्रू 0,1। ये इसका सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है जो कि आपको मालूम होना चाहिए। अच्छा, फिर अगर हम करें इसके सेकंड क्वाड्रेंट का क्या सीन है और इसके नेगेटिव इसके पहले क्वाड्रेंट का क्या सीन है, तो प्लीज लिखिए इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इमरान इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट मैं यहां से चेयर उठा के दे दूं। इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट द ग्राफ इज द कर्व इज द ग्राफ बोले कर्व। In the first quadrant, the curve is क्या कर रही थी, कर्व rising sharply, जिसको कहते हैं, ठीक लिखते हैं, the curve is rising sharply, बल्कि इसको बोलते हैं exponentially। I
आगे लिखें दैट इज गेटिंग ऑलमोस्ट वर्टिकल, गेटिंग ऑलमोस्ट, द कर्व इज राइजिंग शार्पली, क्या लिखें जी, लेकिन द कर्व इज राइजिंग शार्पली, राइजिंग शार्पली के साथ क्या लिखें, ब्रैकेट में लिखें इस तरह के राइजिंग शार्पली को हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियली, राइजिंग शार्पली के साथ ब्रैकेट में लिखें एक्सपोनेंशियली, द कर्व इज राइजिंग शार्पली या एक्सपोनेंशियली, I dot E, that is getting almost vertical, getting almost vertical, getting almost vertical, इसमें किसी को मसला नहीं, ठीक है, ओके, व्हाट इज हैपनिंग इन द सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में ग्राफ इतना मतलब एक तो गेटिंग राइजिंग शार्पली वाला फिनोमेना नहीं है, वो 1 से नीचे है और वो बिल्कुल 0 से 1 के दरमियान में डिक्रीज होता क्या हो रहा है, मतलब 1 से डिक्रीज होता 0 को अप्रोच कर रहा है और 0 का अप्रोच 0 का इक्वल नहीं होगा, मतलब अगर आप 2 की पावर -1 करेंगे तो 1/2 दैट इज 0.5, 2 की पावर -2 करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर दैट इज 1/4 0.25, 1/2 मतलब 2 की पावर -3 करेंगे तो 1/2 का क्यूब 1/8 दैट इज 0.125, 1/, मतलब 2 की पावर 4 करेंगे तो 1/2 पावर 4 1/16, ये कितना होता है, कुछ होता होगा, लेकिन 0 नहीं होगा, 2 की पावर इवन अगर आप -100 भी रख लें, 1/2 की पावर 100 भी हो जाए, जितने मर्जी बड़े नंबर से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, आंसर बहुत छोटा जरूर होता जाएगा, बहुत छोटा मतलब कितना छोटा होता जाएगा, 0 के करीब जाता जाएगा, 0 नहीं होगा। हाँ, वो हम कहते हैं सर जी इंफिनिटी से डिवाइड कर दें, क्या कर दें, अगर आप 1 को इंफिनिटी से डिवाइड कर दें तो आंसर 0 आ जाएगा, या जैसे हम नहीं कहते 1 को 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर इंफिनिटी आ जाता है, समथिंग लाइक दिस। हमने ये पढ़ा हुआ है मैथ्स के अंदर कि एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू इंफिनिटी। तो इफ आई टेल यू एनीथिंग डिवाइडेड बाय इंफिनिटी, इसको उधर ले जाऊं उसको इधर ले आऊं तो क्या कहूंगा, हाँ तब जाकर आंसर 0 होता है। अब इंफिनिटी तो मैथ्स में एक जस्ट थ्योरेटिकल बात है, हकीकत में तो नहीं इंफिनिटी रीच होती है, ठीक है। तो जो मैं कहना चाहता था कि 2 की पावर -2 हो मतलब 1/4, 2 की पावर -3 हो 1/8, 2 की पावर -4 हो 1/16, 2 की पावर जो मर्जी हो 1/something, तो 1/something में वो समथिंग जब तक क्या नहीं हो जाता, इंफिनिटी नहीं हो जाता, तब तक आपका आंसर 0 नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू जब तक नेगेटिव एक्सिस में इंफिनिटी तक नहीं पहुंचती तब तक y का आंसर 0 नहीं होगा। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सर जी ग्राफ नीचे तो लाएंगे आप, मतलब ग्राफ को क्या करेंगे, x एक्सिस को अप्रोच तो करेगा लेकिन हम हमेशा कैसा दिखाएंगे, नॉट टचिंग द x एक्सिस, ऑलमोस्ट टचिंग द x एक्सिस दिखाएंगे लेकिन कभी उसको टच करेंगे नहीं। तो अब इसके लिए क्या अंग्रेजी है, सुने जनाब साहब, इन द सेकंड क्वाड्रेंट the graph is very close to the x-axis the graph is very close to the x-axis but never touching the x-axis, but never touching the x-axis, but never touching the x-axis. I dot E, the graph is almost horizontal. The graph is almost horizontal. The graph is almost क्या? Almost horizontal. The graph is almost horizontal. यहाँ तक किसी को मसला है? Anyone? आगे चलेंगे। ये तो पहले क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, दूसरे क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, ये बात हो गई। यहाँ से आगे चलेंगे। थैंक यू। यहाँ से आगे चलें जी। हमें ग्राफ की शक्ल समझानी होती है, जैसे स्ट्रेट लाइन, मतलब लीनियर इक्वेशन के लिए हम कहते हैं ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन या नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, हैविंग एन इंटरसेप्ट और नो इंटरसेप्ट वगैरह वगैरह। अच्छा, वैसे एक और बात भी है,
जब हमें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन समझाने मतलब लीनियर इक्वेशन का ग्राफ समझाना होता है तो हमें ना ग्राफ पे हम उसका ग्रेडियंट भी डिस्क्राइब करते होते हैं। क्या करते हैं? लेकिन तो स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट डिस्क्राइब करते हैं, हमेशा तो नहीं करेंगे। नहीं, हमेशा भी करेंगे, हमेशा क्यों नहीं करेंगे? क्या आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब ग्राफ बनाया था पैराबोला, तो क्या आपने पैराबोला का ग्रेडियंट नहीं डिस्क्राइब किया? लेकिन हाँ, वो हमने सीधा सीधा डिस्क्राइब नहीं किया, वो तो हमने डिफरेंशिएशन में जाके डिस्क्राइब किया है कि उसके ग्रेडियंट को क्या होता है और क्या नहीं होता। मैं भी ग्रेडियंट वाली मिसाल नहीं देना चाहता, उसके लिए उस एक्सप्लेनेशन के लिए आई थिंक मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जनाब साहब आपको डिफरेंशिएशन की तरफ लेके जाना पड़ेगा। मैं भी उस तरफ जाने के मूड में नहीं। अच्छा, उसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक्स में होता है यार, क्या होता है? डोमेन और रेंज। डोमेन रेंज आती है, एक काम करेंगे, डोमेन बताएं क्या है? डोमेन किसको कहते हैं? वैल्यूज ऑफ एक्स को। तो कौन कौन सी हैं? सर, और तो पॉजिटिव वैल्यूज भी हैं, नेगेटिव वैल्यूज भी हैं, जीरो भी हैं, ऑल द वैल्यूज, ऑल द वैल्यूज, ऑल रियल नंबर्स। तो पहले हमने लिखे डोमेन लिखे और ब्रैकेट में लिखे वैल्यूज ऑफ एक्स। डोमेन क्या है जी? डोमेन लिखने वाले लिखा वैल्यूज ऑफ एक्स, ब्रैकेट में लिखे वैल्यूज ऑफ एक्स। क्या है डोमेन? ऑल रियल नंबर्स। डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स। डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स। पर उसको वो कैसे लिखते हैं? सिंबल्स में कैसे लिखते हैं? x belongs to all real numbers, x belongs to all real numbers। आप देख सकते हैं ग्राफ की तरफ कि x की सारी वैल्यूज जो हैं वो आप फंक्शन में इनपुट कर सकते हैं। ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो आप इनपुट ना कर सकते हो। ठीक है जी, आप x की पॉजिटिव वैल्यूज भी सारी की सारी इनपुट कर सकते हैं, आप x की नेगेटिव वैल्यूज भी सारे की सारी इनपुट कर सकते हैं, आप x की जीरो वैल्यू भी इनपुट कर सकते हैं। कोई ऐसी वैल्यू नहीं है कि आपका ग्राफ कहीं से भी डिसकंटिन्यूअस नहीं है। इफ यू रिमेंबर, हमने पिछले साल जिनका डोमेन ऑल रियल नंबर्स होता है उसके लिए क्या पढ़ते होते हैं कि सर द ग्राफ इज मतलब द फंक्शन इज कंटीन्यूअस, पता ना, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। पिछले साल का कोई डिसकंटिन्यूअस फंक्शन याद है? हाँ जी, या रेसिप्रोकल फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता था, या वो tan ऑफ x वाला भी क्या होता था? क्यों होते थे डिसकंटिन्यूअस? उनमें x की कोई ना कोई ऐसी वैल्यू होती थी जो डोमेन का हिस्सा नहीं होती थी, x की कोई ना कोई ऐसी वैल्यू होती थी जो हम पुट नहीं कर सकते थे, x की कोई ना कोई ऐसी वैल्यू थी जिसको पुट करने के बाद आंसर क्या होता था? आंसर अनडिफाइंड हो जाता था। ठीक है जी, तो इस वक्त x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है कि जिससे ग्राफ जो है वो अनडिफाइंड होता हो, या x को आप पुट ही ना कर सकते हो, या वो डोमेन का हिस्सा ना हो। तो आई थिंक इस जुमले के एंड पे लिखे i डॉट e कंटीन्यूअस फंक्शन। ये जुमला डोमेन का हमने लिखा है, डोमेन इज व्हाट? ऑल रियल नंबर्स। इसका लिटरली इसका मतलब ये है जब भी किसी भी फंक्शन का डोमेन जो है वो ऑल रियल नंबर्स हो तो हम उसको कंटीन्यूअस फंक्शन कहने की कोशिश करते हैं। रेंज की तरफ जाते हैं जनाब। रेंज में एक मसला है, रेंज जो है वो नेगेटिव तो बिल्कुल भी नहीं है, जीरो भी नहीं, इक्वल टू भी नहीं है। रेंज इज क्या? पॉजिटिव रियल नंबर्स। क्या जनाब? रेंज इज ऑल द पॉजिटिव रियल नंबर्स एक्सेप्ट फॉर जीरो। जीरो को भी, बल्कि जीरो नहीं लिखे, सिंपल लिखें, रेंज इज लिखें, रेंज इज पॉजिटिव रियल नंबर्स ओनली। हाँ जी, मैं उसको सिंबल्स में लिखवा देता हूँ, सिंबल्स में लिखवा देता हूँ। रेंज इज क्या जनाब साहब? पॉजिटिव नंबर्स ओनली। रेंज इज, रेंज मतलब ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? वैल्यूज ऑफ y। जैसे डोमेन के साथ लिखा था वैल्यूज ऑफ x, तो रेंज के साथ लिखिए वैल्यूज ऑफ y। रेंज इज क्या? ऑल रियल नंबर्स। और उसको सिंबल्स में कैसे लिखते होते हैं हम? उसको सिंबल्स में लिखते हैं जी y। पॉजिटिव नंबर्स को क्या बोलूं? ग्रेटर देन क्या? ग्रेटर देन जीरो। y इज ग्रेटर देन जीरो। इमरान साहब जरा इसकी सेटिंग ऐसे कीजिएगा कि लेक्चर इधर जा रहा हो। ठीक है। अच्छा, सो क्या बात हो रही है भाई? डोमेन की बात हो रही थी। डोमेन को हमने क्या बोला?
मतलब ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स लाइक ऑल रियल नंबर्स, उसको मैंने ऐसे लिखा होता है, आपको ऑल एएस से मालूम है, मैं ऐसे लिखते हैं। रेंज क्या थी? रेंज इज नॉट नेगेटिव नंबर्स, रेंज इज ओनली पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो पॉजिटिव रियल नंबर्स को हमने कैसे लिखा है? उसमें दो ऑप्शंस आ सकती थी कि सर जी y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या जस्ट y इज ग्रेटर देन 0। अब देख सकते हैं हमने कहा है कि जी वो x एक्सिस को टच कब करेगा, क्या कहा था हमने उसको? जब मतलब y की वैल्यू 0 कब होगी? y की वैल्यू 0 तब होगी जब x की वैल्यू क्या होगी? इंफिनिटी। तो अब इंफिनिटी तो पता नहीं कब आएगी, जब आएगी तब y 0 होगा, इसलिए हम इक्वल टू 0 नहीं लिखते होते, हमारे लिए ये लिख देना काफी है कि y इज क्या? ग्रेटर देन 0। ठीक है जी, बाहर किसी को मसला इस बात से? एनीवन? ये तो हो गए इसके बुनियादी तौर पर जो इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन के जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो वाले, जिसमें हम क्या कहते हैं सर, ग्राफ जो है वो एक्सपोनेंशियल है। अब ये एक्सपोनेंशियल कहने का मतलब ही क्या है? जैसे नहीं होता हम कहते हैं सर जी लीनियर इक्वेशन है, तो हम कहते हैं ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, ये ग्राफ इज लीनियर। हालांकि लीनियर का लफ्ज अलजेब्रा का लफ्ज है, हम सीधी लाइन को भी क्या कहते हैं? लीनियर लाइन। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हालांकि उसका असल नाम क्या है? असल नाम है स्ट्रेट लाइन। हम क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं लीनियर लाइन। क्यों? क्योंकि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो आप लीनियर का लफ्ज भी उड़ा, सॉरी इक्वेशन का लफ्ज भी उड़ा दें और ग्राफ का लफ्ज भी उड़ा दें, तो पीछे क्या रहेगा? स्ट्रेट लाइन और लीनियर, ये दोनों तो आपस में एक जैसे वर्ड्स है ना। ठीक है, एक वर्ड अलजेब्रा का है और एक वर्ड जो है वो ग्राफिकल है। ठीक है, तो हम अल्टीमेटली जब हमें ना पता हो कि ग्राफ है कि अलजेब्रा है, तो हम कहते हैं लीनियर और स्ट्रेट लाइन एक ही बात होती है। मैं उसी तरह क्या कहना चाहता हूं कि यहाँ पर इसकी शेप को क्या कहूं? अब मैं इसकी शेप को कोई मतलब, ना तो मेरे पास लीनियर लफ्ज है, ना इसके लिए पैराबोला का लफ्ज है, ना इसके लिए कोई मद आ, वैसे ही अंग्रेजी मेरी खत्म हो गई है, मैंने उर्दू बीच में इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो कहने के लिए इसको क्या बोल रहे हैं सर जी? इसको एक्सपोनेंशियली बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? इसकी शेप को एक्सपोनेंशियली बोले कि इसका अपना एक पैटर्न है। बिल्कुल, अब क्या पैटर्न है? सभी लिख तो दिया है क्या पैटर्न है। पहले क्वाड्रेंट में ऑलमोस्ट वर्टिकल होने का पैटर्न है और दूसरे क्वाड्रेंट में ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल होने का पैटर्न है, और दरमियान में कौन सा पॉइंट है? y इंटरसेप्ट वाला कौन सा पॉइंट है? 0,1 वाला। ठीक है जी, अब तो 0,1 जो है वो इसका इनिशियली बुनियादी तौर पर y इंटरसेप्ट है। लेकिन हाँ एक मसला है, अगर जैसे होता है y = mx, वो कहां से गुजरता है? वो ओरिजिन से गुजरता है ना। अगर हो गया y = mx + c, तो वो c से गुजरता है। तो यहाँ पे भी अगर मैं क्या कर दूं, y = 2x मतलब 2 की पावर x + 5, तो 5 से गुजरेगा। ग्राफ मतलब 5 स्टेप्स ऊपर। ये तो क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं? 5 स्टेप्स की आपने क्या कर दी है? वर्टिकल ट्रांसलेशन कर दी है। फिर इस वक्त मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं पढ़ाऊंगा, वो आपने पिछले साल अच्छी खासी पढ़ी भी है। यदि बेसिक फंक्शन में फंक्शन से बाहर प्लस माइनस करो तो क्या होता है? ऊपर नीचे मूवमेंट होती है। फंक्शन के अंदर कहीं जाकर प्लस माइनस करो तो कहीं हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती होगी। फंक्शन से पहले कोई चीज मल्टीप्लाई करो तो पता नहीं क्या होता होगा। मैं इस वक्त ये ट्रांसफॉर्मेशन मेरा टॉपिक नहीं है, तो उसको तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा। लेकिन हाँ, आपको ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना आनी चाहिए। कौन सी वाली ट्रांसफॉर्मेशन? पिछले साल मेरे ख्याल से हमने एक पढ़ी है, ट्रांसलेशन पढ़ी है, ऊपर नीचे वाली ट्रांसलेशन के फंक्शन के बाहर अगर कुछ प्लस माइनस हो रहा है तो क्या करें? ऊपर नीचे हो रहे हैं। और अगर फंक्शन के अंदर प्लस माइनस हो रहा है तब क्या करते हैं? उल्टा हिसाब लगाकर, अगर उसमें लिखा हुआ है 2 की पावर x + 5, तो हम नहीं, आगे नहीं, 5 स्टेप्स पीछे ले जाएंगे, उल्टा हिसाब है। अगर 2 की पावर x - 5, तो हम 5 स्टेप्स ग्राफ को पकड़ के आगे ले जाएंगे। ठीक है, आई थिंक आपको एक बात मालूम होगी। ठीक है, फिर अगर लिखा भाई जी 2 की पावर x एक फंक्शन है, उससे पहले कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, वो वर्टिकली स्ट्रेच हो जाएगा। ठीक है जी, किसी को मसला इस बात से? अब किस किस पॉइंट को पकड़कर वर्टिकली कितना कितना खींचेंगे? अगर पिछले के बाद 3 × 2 पावर x, तो अब क्या करेंगे? इस ग्राफ का हर y एक्सिस वाला पॉइंट ×3 कर दें, 3 स्टेप्स वर्टिकली स्ट्रेच कर दें आप। किसी को प्रॉब्लम है भाई? अच्छा, वैसे कौन बात है, अगर उस ग्राफ के पीछे माइनस लिखा हुआ है तो रिफ्लेक्शन किधर कर दें? रिफ्लेक्शन कर दें y एक्सिस में, ऊपर से उठाकर ग्राफ को, मतलब ये तो है y = 2 पावर x का ग्राफ। अगर मैं कहूं y = 2 - 2 पावर x, तो यहां से जाएगा, यहां से नीचे आ जाएगा।
अच्छा, अब अगर रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो ही गई है तो एक और रिफ्लेक्शन भी होती है। Inverse. अगर मैं कहूं y इज इक्वल टू x की लाइन के अंदर रिफ्लेक्शन कर दें, ये क्या है? दिस इज द ग्राफ ऑफ इनवर्स फंक्शन। कौन से वाला? अच्छा, बाकी तो मैं पढ़ाऊं ना पढ़ाऊं, मुझे लगता है मैं ग्राफ ऑफ इनवर्स फंक्शन जो है वो जरूर पढ़ाऊंगा। बल्कि काम करते हैं, इससे पहले कि मैं ग्राफ ऑफ इनवर्स फंक्शन पे जाऊं, मैंने जो भी ये ट्रांसफॉर्मेशन का जिक्र किया है, आई वुड लाइक कि आप इसके लिए कुछ ना कुछ सवालात लिखिए, ठीक है? हेडिंग दें जी, ड्रॉ द ग्राफ्स, बल्कि सवाल लिखें सीधे सीधा, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। सर आसिम प्लीज नोट करेंगे ये वाले आप भी। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ, ड्रॉ को अंडरलाइन करके लिखें स्केच, मतलब पूरे पूरे, ड्रॉ असल में होता है टेबल बनाकर पॉइंट्स प्लॉट करने वाला ड्रॉ। ड्रॉ को अंडरलाइन करके लिखें मैं स्केच करवाना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं? स्केच द ग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, ब्रैकेट में लिखें बाय यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस, बाय यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, by using the concept of graphical transformation, by using the concept of graphical transformation। कौन कौन सा ग्राफ ड्रॉ करना है जी? सुने जरा गौर से। आपने सबसे पहले ड्रॉ किया हुआ y इक्वल टू 2 की पावर x का, आप उसके साथ क्या करें? +3 करें पहला, फिर y इक्वल टू 2 की पावर x -4, बल्कि एक सेकेंड, -1, y इक्वल टू 2 पावर x -1 का ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा। फिर y इक्वल टू 2 की पावर x +1, फिर y इक्वल टू 2 की पावर x -1, फिर y इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर x, फिर y इक्वल टू 2 की पावर, बल्कि एक सेकेंड, -2 की पावर x, फिर करें जी y इक्वल टू, बाहर मल्टीप्लाई किया, अभी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 की पावर -x, ये ड्रॉ करेंगे। इसके बाद एक सेकेंड y इक्वल टू 2 की पावर 5x ड्रॉ कर दें। फिर क्या करें? फिर करें जी y इक्वल टू, बाहर मल्टीप्लाई अंदर मल्टीप्लाई, फिर नेगेटिव से बाहर मल्टीप्लाई, फिर नेगेटिव से अंदर मल्टीप्लाई, -2 की पावर x, 2 की पावर -x, यहाँ पे करें y इक्वल टू -2 की पावर x। 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 8 काफी है। आई थिंक अगर आप गौर से देखेंगे तो मैंने जो पहले दो ग्राफ्स लिखे हैं, इनमें कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है? वर्टिकल हो रही है, ऊपर नीचे आएंगे। इसमें क्या हो रहा होगा? आई थिंक इसमें हॉरिजॉन्टल उल्टे हिसाब से हो रही होगी। इसमें क्या हो रहा होगा? इसमें बाहर से मल्टीप्लाई, तो किसमें स्ट्रेच होगा? y एक्सिस में स्ट्रेच होगा। इसमें किधर स्ट्रेच होगा? उल्टे हिसाब से x में स्ट्रेच होगा। उधर क्या होगा? उधर कोई रिफ्लेक्शन होगी, इधर भी कोई रिफ्लेक्शन होगी। देख लीजिएगा किधर किधर कौन कौन सी रिफ्लेक्शन होगी। और अगर किसी ग्राफ को स्केच करने में आपको प्रॉब्लम होता है तो पता क्या कर लीजिएगा? ड्रॉ कर लीजिएगा। ड्रॉ कैसे होता है? टेबल बना के ड्रॉ होता है। टेबल बना के वैल्यूज पुट करके खुद ही समझ आ जाता है बंदे को कि ग्राफ किधर जा रहा है और किधर नहीं जा रहा है। आई थिंक दीज आर द 8 ग्राफ्स जिनको आपको बनाने की जरूरत है, ठीक है? और इनको बनाने के लिए आप क्या करेंगे? एक आखिरी सवाल भी लिखिए। एक आखिरी सवाल ये लिखें कि मैं अगर कहूं जी मैंने दोनों तरफ माइनस लगा दिया, y is equals to -2 पावर -x, एक ये करें, y is equals to -2 पावर -x, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो, 10वां भी करेंगे। 10वें में
3 multiply by 2 की पावर minus 4x plus 1 है जी। ये मैंने क्या किया, मैंने कहा है कि वर्टिकली भी कुछ करें फिर हॉरिजॉन्टली भी कुछ करें, बल्कि इधर भी करें। इधर क्या करें, +5 करें, ये भी करें, ये भी करें, ये भी करें, प्लस क्या करें जी, +6 कर दें। +6 बहुत ज्यादा है, +1 ही काफी है। हेलो, ये आपका आखिरी 10वां ग्राफ है। ये ड्रॉ कर लेंगे तो मुझे लगता है ये वाला चैप्टर समझ आए ना है। एएस वाला जो ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन वाला चैप्टर है वो बड़ी अच्छी तरह से रिवाइज हो रहा है। ठीक है जनाब साहब। सो आई थिंक सबकी शक्ल कैसी होगी, शक्ल सबकी ऐसी होगी। फर्क क्या होगा, कोई ऊपर, कोई नीचे, कोई आगे, कोई पीछे, कोई वर्टिकली रिफ्लेक्टेड, कोई हॉरिजॉन्टली रिफ्लेक्टेड, किसी में क्या, किसी में क्या। इनको जरा प्लीज चेक कर लीजिएगा जी। बताइए पी आई थिंक मैं मैथ्स के लेक्चर में आज इतना ही पढ़ाने की कोशिश करूंगा। प्लीज बाहर से इमरान भाई फिजिक्स वालों